नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल आरसीसी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस साइंस के सेशन के दौरान हम लोग बायोलॉजी के एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे और वो टॉपिक होगा दोस्तों हमारा कोशिका। आप सभी को मालूम है, कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यदि मान लीजिए उसके सिलेबस में आपका जीव विज्ञान है तो निश्चित रूप से हमारे को कोशिका से संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। और कोशिका एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में जानकारी होना हमें सख्त ज़रूरी है, क्योंकि कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की क्या होती है दोस्तों, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो बिना विलंब किए मैं आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूँगा। एक बार पुनः आप सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की, और जिसके अंदर हम लोग एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा कोशिका। देखो, मैं ना कोशिका को इस प्रकार से पढ़ाऊंगा और बोर्ड के ऊपर भी आज इस प्रकार से लिखूंगा कि आप लोग अगर चाहो तो इनके नोट्स लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग सीधा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी उनको याद कर सकते हो। इस प्रकार से मैं यहाँ पर सब चीज़ों का आपके सामने लिखूंगा। तो देखो, सबसे पहले आएगा हमारा कोशिका। कोशिका क्या होती है? सेल। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आती है, याद रखना, जो जीवधारी होते हैं यानी जिनके अंदर जीव पाया जाता है, तो याद रखना प्रत्येक जो जीवधारी होता है, प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, आपने देखा होगा एक ईंट जो है वो इस प्रकार छोटी सी आयत के आकार की होती है, और आपको पता है एक ईंट को जब हम लोग लगातार जोड़ते जाते हैं तो उन ईंटों से मिलकर एक बहुत बड़ी विशाल बिल्डिंग का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार आप लोग याद रखना, जिस प्रकार एक इमारत की संरचनात्मक इकाई वह ईंट है, उसी प्रकार हमारे इस पूरे शरीर की, आपके इस बड़े विशाल शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या होती है दोस्तों? कोशिका होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट कीजिए, कोशिका जो है वो याद रखो प्रत्येक जीवधारी की, याद रखना प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। देखो, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आया कि प्रत्येक जो जीवधारी होता है उस प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक एवं जो क्रियात्मक इकाई है उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? याद रखना, कोशिका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखो, सजीव जिनमें जीव होता है, सजीवों के शरीर के अंदर सभी जो जैविक क्रियाएं हैं वो किसके अंदर होती है दोस्तों? याद रखना, कोशिका के भीतर होती है। तो अगला पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं कि सजीवों में प्रत्येक जैविक क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है।
क्लियर। तो दूसरा पॉइंट आपका ये तैयार हुआ दोस्तों कि सजीव जो होते हैं उनमें जो जैविक क्रियाएं होती है वो जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती है। क्लियर। अब देखो यहाँ से कोशिका को लेकर दोस्तों आपसे है ना दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाता है एक कोशिकीय जीव, एक तो आता है दोस्तों आपका एक कोशिकीय जीव और दूसरा आता है हमारे पास में बहुकोशिकीय जीव। अगर हम लोग बात करें दोस्तों एक कोशिकीय जीव को लेकर तो सिंपल सा जैसे ही आप नाम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि सर ऐसे जीव जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है उन्हें एक कोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है। अब आपने कहा कि सर बात करो एग्जाम्पल को लेकर, क्योंकि प्रश्न तो हमारे से एग्जामिनर किसको लेकर पूछता है, एग्जाम्पलों को लेकर पूछता है। तो अगर एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें दोस्तों तो एक तो अच्छा सा एग्जाम्पल आपके सामने आता है अमीबा। इसी प्रकार आप लोग ले सकते हैं दोस्तों युगलिना, और एक इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पैरामीशियम। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल हो गए दोस्तों जैसे अमीबा, युगलिना और पैरामीशियम। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम लोग बात करें किसको लेकर, बहुकोशिकीय जीवों को लेकर, तो सबसे पहले तो बताओ बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो आप लोग याद रखना दोस्तों कि ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है। या आप लोग इस प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों कि ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जा सकता है। यह याद कर लो, ऐसे जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, देखो बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो तो आप ही का है दोस्तों मानव। यानी मानव जो है, यानी अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों आपकी या मेरी, तो हम कैसे जीव हैं, हम बहुकोशिकीय जीव हैं। देखो हमारा जो शरीर है ना उसकी संरचनात्मक एवं जो क्रियात्मक इकाई है मानव के शरीर की वो कोशिका होती है। कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करती है जिसे दोस्तों उत्तक कहा जाता है। फिर उत्तक आपस में समूह बनाकर किसका निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। फिर उसी प्रकार अंग आपस में समूह बनाकर एक बड़े तंत्र का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार दोस्तों कहीं जो अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर के अंदर ये जो सिस्टम पाए जाते हैं, जितने भी हमारे शरीर के अंदर सिस्टम वगैरह पाए जाते हैं, ये सभी तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संपूर्ण मानव शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखो बहुकोशिकीय जीव का अगर उदाहरण आप लोग देखो तो एक तो आ गया जैसे आपके मानव। अगर मान लीजिए आप लोग जानवरों की बात करो तो जैसे आप लोग ले सकते हो कुत्ता और बिल्ली। कुत्ता बिल्ली ये क्या आपके जानवर है। अगर पेड़ पौधों की बात करें दोस्तों तो जैसे आप लोग ले सकते हो क्या नाम से, एक तो आपने ले लिया नीम का पेड़, एक हो गया आपके पीपल का पेड़, और एक आप लोग ले सकते हो बरगद का। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखना मानव, जानवर और जो पेड़ पौधे होते हैं इनके अंदर ये कैसे जीव होते हैं बताओ, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। क्लियर। तो देखो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है और सजीवों में प्रत्येक जो जैविक क्रिया है वो कोशिकाओं के भीतर होती है।
और एक आया आपका एक कोशिकीय जीव, एक आया दोस्तों आपका बहुकोशिकीय जीव। क्लियर। इसके बाद देखो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है खोज को लेकर। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों कोशिका की खोज के बारे में। कोशिका की खोज। देखो कोशिका की जब खोज की बात की जाती है तो आप लोग याद रखना कोशिका की जो खोज है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। याद रखना आप लोग, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की। देखो तो बताओ सर्वप्रथम यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया दोस्तों, कोशिका की खोज करी सन 1665 ईस्वी में। क्लियर। इसके बाद देखो रॉबर्ट हुक ने है ना एक मृत कोशिका की खोज करी थी। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज किसने की। अगर मान लो एग्जामिनर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि बताइए सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज देखो सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज किसने की, तो नाम आता है दोस्तों ल्यूवेनहॉक का। बताओ किसका नाम आएगा, ल्यूवेनहॉक। ठीक है। तो दो प्रश्न आप लोग यहां से है ना याद रखना और बिल्कुल आपको याद ही होनी चाहिए। अगर बात की जाए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की तो आपका आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। कब, 1665 ईस्वी में। लेकिन वो मृत कोशिका थी। और अगर पूछ लिया जाए कि बताइए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की जो खोज है वो किसने की थी, तो आपका आंसर होगा दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न बन सकता है किसे लेकर, कोशिका के अध्ययन को लेकर। कोशिका का अध्ययन। देखिए दोस्तों हम लोग जो कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ, कोशिका विज्ञान के नाम से जाना जाता है। कोशिका विज्ञान यानी एक प्रकार से जीव विज्ञान की एक शाखा हो गई। ठीक है। तो कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, जिसे क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। ये शब्द आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। साइटोलॉजी याद रखना, CYTOLOGY क्या कहा जाता है, इसे साइटोलॉजी कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, देखिए इस प्रकार का ना एग्जामिनर आजकल क्या करते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कोशिका का अध्ययन कहलाता है और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। तो उनमें आप लोग याद रखना साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है बताओ, कोशिका का अध्ययन करना। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोशिका का अध्ययन करना। क्लियर है। आगे देखो कोशिका का अंग्रेजी शब्द होता है सेल। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है, जबकि साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिका होती है। ओके। तो आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान
के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कोशिकाओं को लेकर उनका अध्ययन करते हैं। क्लियर। चलो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, कुछ कोशिकाओं को लेकर आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और जल्दी से अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि संसार में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है उनमें सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, उसका आपको नाम बताना है। संसार में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। संसार में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। देखो दोस्तों, यहां से हम लोग ने पांच इंपोर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला आया संसार में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, संसार में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका। एक आ गया सबसे छोटी कोशिका, दूसरा आ गया सबसे बड़ी कोशिका। इसी प्रकार मैंने आपसे पूछा, बताइए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। और अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका। और एक और प्रश्न वो आपसे पूछ सकता है दोस्तों, यहां पर सबसे लंबी कोशिका। 5 प्रश्न आपके सामने हैं। अब एक एक प्रश्न का हम लोग आंसर जानेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संसार में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो है वो आती है आपके माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। बताइए मैंने क्या लिया, क्या नाम लिखा? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 के 5 जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर ये 5 के 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर कोशिका आप लोग पढ़ रहे हो, बायोलॉजी का अगर आपको अध्ययन करना है, सीखना है साइंस को, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आने चाहिए, क्योंकि बेसिक से प्रश्न है, कोई भी आपसे पूछ सकता है इन टॉपिक्स को लेकर। संसार में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, हम लोग नाम देते हैं ना स्टैटिक साइंस, उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो संसार में पाई जाने वाली जो सबसे छोटी कोशिका है वो होती है दोस्तों माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की कोशिका। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका, और अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि संसार में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका। तो देखो सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो वो आता है दोस्तों आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का
अंडा। याद रखोगे, संसार के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका जो है वो आती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी पाई जाती है, उसका नाम बताना है दोस्तों। तो आपका आंसर होगा सेरिबेलम। सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। सेरिबेलम हमारे मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, तो सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल जो होती है उसे दोस्तों क्या कहा जाता है बताओ। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, इसी के बाद फिर अगला प्रश्न आपके सामने है कि बताओ मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों, याद रखना, अंडाणु। ठीक है, बताओ क्या नाम आएगा, अंडाणु। क्लियर। इसी प्रकार एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि सबसे लंबी कोशिका, तो आप लोग याद रखना दोस्तों, जो तंत्रिका तंत्र होता है उस तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन। आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से एक एक चीज के बारे में, न्यूरॉन क्या होता है। तो याद रखना, जो तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है वह सबसे लंबी कोशिका होती है। तो कोशिका को लेकर दोस्तों हमने यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्नों की क्या करी, हमने चर्चा करी। क्लियर। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो अगला जो आपका टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिकाओं में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं का वर्गीकरण, यानी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। देखो, तो अगला आपका जो टॉपिक है, और ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि यहाँ से आप लोग देखना आपको कितनी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो टॉपिक है दोस्तों हमारा कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक आपके सामने है कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। तो याद रखना दोस्तों, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपके सामने कौन सी, प्रोकैरियोटिक, एक आएगा दोस्तों आपका कौन सा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरा आपके सामने आ जाएगा यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। उम्मीद करूंगा आप सभी को यहाँ तक साइंस बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रही होगी। तो एक बार जल्दी से आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और लाइक करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, तो हमने पढ़ा
कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं जो है वो दो प्रकार की होती है। एक आती है हमारे पास में प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी आती है दोस्तों हमारे पास में यूकैरियोटिक कोशिका। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका को लेकर। ध्यान से सुनना आप लोग। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? बात करी हमने किसके? केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर। तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखना, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है इनमें केंद्रक का अभाव होता है। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। और कमी कब आती है? जब कोई चीज नहीं पाई जाती है। क्लियर? तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक का क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसी प्रकार अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो आप लोग कहोगे कि सर इनके अंदर है ना पूर्ण विकसित केंद्रक, बताओ क्या होता है? उपस्थित होता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें केंद्रक का अभाव होता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। क्लियर? अगला पॉइंट आता है आपका और अगला पॉइंट है दोस्तों आपका कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इनके अंदर है ना जो झिल्ली होती है ना, उस झिल्ली और केंद्रिका का याद रखना क्या होता है? अभाव होता है, यानी वो अनुपस्थित होती है। क्लियर? तो आप लोग याद रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली व केंद्रिका क्या होती है? बताओ, अनुपस्थित होती है। क्लियर? ओके। जबकि अगर इनकी बात करें हम लोग दोस्तों किसकी? यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर है ना आप लोग याद रखना जो केंद्रक झिल्ली है केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका वो क्या होती है? उपस्थित होती है। ओके, अब देखो यहां लिखना आप लोग दोस्तों केंद्रक झिल्ली कर लेना आप लोग यहां पर, ठीक है ना? देखो, दूसरा पॉइंट आपका हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में है ना केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका क्या होती है दोस्तों? उपस्थित होती है। अब देखो, जो आपकी ये होती है दोस्तों कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वह याद रखना किससे निर्मित होते हैं? तो आप लोग याद रखना दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ डीएनए द्वारा निर्मित होते हैं। राइट? ये चीज़ आप लोग याद रखना दोस्तों। तो अगला पॉइंट मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
जो गुणसूत्र होते हैं वह गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ डीएनए द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, याद रखना। आपको पता होगा, देखो डीएनए क्या होता है, डीएनए किस प्रकार से कार्य करता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, इन सब चीज़ों का हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे डीएनए कहा जाता है, यह एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र जो है वो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। और अगली बात आप लोग याद रखना दोस्तों, कोशिका द्रव्य में ये जो गुणसूत्र है, यह गुणसूत्र एक विशेष क्षेत्र न्यूक्लियोइड में क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो आप लोग याद रखना कि कोशिका द्रव्य में गुणसूत्र एक विशेष क्षेत्र न्यूक्लियोइड में दोस्तों मौजूद रहते हैं। तो ये शब्द आप लोग याद रखना यहां से, न्यूक्लियोइड। ठीक है, देखो अगला पॉइंट आपके सामने निकल के आया कि सर कोशिका द्रव्य में गुणसूत्र एक विशेष क्षेत्र न्यूक्लियोइड में मौजूद रहते हैं। क्लियर। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, यानी नहीं पाए जाते हैं। याद रखना आप लोग अगला पॉइंट कि कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग याद रखना, कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्लियर। एक एक पॉइंट को आप लोग मेरे साथ नोट करते हुए जाइए। सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों कि कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक आता है हमारे पास में प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा आता है दोस्तों हमारे पास में यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका क्या होती है, उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वह आनुवंशिक पदार्थ डीएनए द्वारा निर्मित होते हैं। कोशिका द्रव्य में गुणसूत्र एक विशेष न्यूक्लियोइड में मौजूद होते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट हमने पढ़ा दोस्तों कि कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि आप लोग याद रखना इधर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इनमें है ना, कोशिका द्रव्य में आप लोग लिखना, कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब देखो दोस्तों,
बात आती है कि सर कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल आप लोग याद रखना दोस्तों, आगे हम लोग इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे एक तो आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक आप लोग ले सकते हैं दोस्तों जैसे हरित लवक, हरित लवक। इसी प्रकार आप लोग ले सकते हैं जैसे गोल्जी काय, एक आप लोग ले सकते हो लाइसोसोम। ओके, ये सब क्या है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग। क्लियर। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं बताओ, अनुपस्थित होते हैं। क्लियर। परंतु आप लोग याद रखना, परंतु ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर। आप लोग याद रखना, देखो पीछे आपने पढ़ा कि कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, परंतु 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप लोग बात करो दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिकाओं की, तो इनके अंदर है ना सभी कोशिकांग जो है वो क्या होते हैं बताओ, कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्लियर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आप लोग याद रखना दोस्तों, केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप लोग याद रखना, यूकेरियोटिक कोशिकाओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। अब बात आती है कि सर ये तो बताओ कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तो किसमें पाई जाती है और यूकेरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे आप लोग ले सकते हैं दोस्तों जीवाणु और नील हरित शैवाल। ठीक है, जैसे जीवाणु और नील हरित शैवाल। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें यूकेरियोटिक कोशिकाओं की, तो आप लोग याद रखना जीवाणु और विषाणु को छोड़कर सभी मनुष्य और पेड़ पौधों में पाई जाती है। याद रखना,
जीवाणु और विषाणु को छोड़कर, ठीक है, जीवाणु और विषाणु को छोड़कर सभी जीवाणु और विषाणु को छोड़कर सभी मनुष्यों व पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहां से आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। क्लियर? मैं एक बार फिर से दोस्तों इसका रिवीजन करना चाहूँगा, ताकि मेरा उद्देश्य आप लोगों को साथ के साथ यहाँ पर 25 से 50% आपका साथ के साथ तैयार होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्रक का अभाव होता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली व केंद्री का अनुपस्थित होती है, यह भी नहीं पाई जाती है। गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, वो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए द्वारा निर्मित होते हैं, और यह जो गुणसूत्र है वो कोशिका द्रव्य में एक विशेष न्यूक्लियोइड में मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप लोग नाम दे सकते हो दोस्तों, एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो गया आपका नील क्या नाम से हरित लवक, एक हो गया दोस्तों आपका गोल्जिकाए, एक आ गया आपका लाइसोसोम। क्लियर है? इसी प्रकार ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है दोस्तों वो केवल एक गुणसूत्र का क्या करती है, निर्माण करती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। सभी कोशिकांग इनमें उपस्थित होते हैं, सभी प्रकार के कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका उपस्थित होती है, पूर्ण विकसित केंद्रक इनमें उपस्थित होता है। ठीक है? और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जीवाणु और आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो नील, हरित, शैवाल, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की हम लोग चर्चा करें तो आप लोग ध्यान रखना, जीवाणु और विषाणु को छोड़कर सभी मनुष्यों और पेड़ पौधों के अंदर यह पाई जाती है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ, और अगला जो टॉपिक है वो है आपका कोशिका द्रव्य अंगक। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रारंभ हो गया, और कई चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे अलग अलग प्रकार से। कोशिका द्रव्य अंगक। ठीक है दोस्तों, देखो, कोशिका द्रव्य अंगक का मतलब होता है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक। क्लियर? कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक। क्लियर दोस्तों? कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, प्रमुख? इनमें देखो, सबसे पहला आएगा आपका, और वो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। राइट? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, पहली चीज, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों, यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। केवल
यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है ना, इनमें क्या होती है दोस्तों, उपस्थित होती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। देखो क्या याद रखोगे, केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या होती है, उपस्थित होती है। क्लियर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य की जब बात आती है दोस्तों, तो आप लोग याद रखना, श्वसन क्रिया को संपादित करना, ठीक है। यानी हम लोग देखो सांस लेते हैं, तो सांस लेने की जो क्रिया होती है उसे श्वसन क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो श्वसन क्रिया को संपादित करने का जो काम है वो बताओ दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। क्लियर। तो मुख्य कार्य हो जाएगा आपका श्वसन क्रिया को संपादित करना। क्लियर। दूसरी बात ध्यान रखना दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विघटन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी के रूप में क्या होती है, संचित होती है। याद रखना आप लोग, मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विघटन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। ठीक है, याद रखना आप लोग, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विघटन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी के रूप में क्या रहती है दोस्तों, संचित रहती है। क्लियर। आगे देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो एटीपी है, इस एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो याद रखना आप लोग, एटीपी का पूरा नाम होता है दोस्तों एडिनोसिन क्या याद रखोगे, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, याद रखना आप सभी, एटीपी का पूरा नाम क्या है बताओ, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर। इसके बाद देखो अगला पॉइंट आता है जिसका आप सभी को इंतजार था, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपसे प्रश्न में 100% पूछा जाएगा कि बताइए कोशिका का शक्ति ग्रह, जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह यानी आप लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों,
पावर हाउस। ठीक है, तो बताओ कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग याद रखना गोलाकार, जो अभी हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, एक तो जो गोलाकार डीएनए होते हैं, गोलाकार डीएनए और 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखना सभी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या याद रखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों गोलाकार डीएनए व 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो किसके लक्षण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के क्या है? लक्षण है। क्लियर दोस्तों? तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और उम्मीद करूंगा जितनी भी चीज़ें आज हमने पढ़ी, सबसे पहले पढ़ा कोशिकाओं को लेकर, फिर हमने पढ़ा दोस्तों एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव को लेकर बात करी, उसके बाद हमने कोशिका की खोज को लेकर बात करी, फिर हमने पढ़ा कोशिका के विज्ञान को क्या कहा जाता है, कौन कौन सी बड़ी कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी छोटी कोशिकाएं होती है, कौन सी लंबी कोशिकाएं होती है। फिर हमने पढ़ा यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, और उसके बाद हमने एक टॉपिक प्रारंभ किया कोशिका द्रव्य अंगक, जिसका सबसे पहला टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग इससे संबंधित आगे की जो कोशिका द्रव्य अंगक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। ओके।